इस सिंगल वर्ड में तीन बातें आती हैं, स्लैश टी, स्लैश एन और स्पेस। इन तीनों को कलेक्टिवली वन वर्ड में व्हाइट स्पेस कहा जाता है। तो इसमें क्या समझना है बताइए। बैक स्लैश टी का मतलब होता है टैब स्पेस। टैब स्पेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पेस। मल्टीपल स्पेसेस को टैब स्पेस कहते हैं। अब करिए अनम्यूट अपने आप को, जो भी है आप। हाँ सर, अभी हो गया, अलाउ कर दिया आपने। ठीक है, बताइए क्या पूछना है नहीं, अब। उससे आवाज चला गया तो समझ नहीं पाया था मैं। चलिए। बेसिकली टैब के लिए यूज होगा, राइट? जब भी मैं टैब दे रहा Exact- था। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने पाइथन से सिंपली स्ट्रिंग को प्रिंट करना सीखा कि अगर मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो तो कैसे प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग। फिर हमने चार तरह से प्रिंट करनी सीखी। पहला, डबल कोट्स का पेयर। दूसरा, सिंगल कोट्स का पेयर। तीसरा, थ्री टाइम्स डबल कोट्स का पेयर। चौथा, थ्री टाइम्स सिंगल कोट्स का पेयर। उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर हम लोग करेक्टर्स यूज कर सकते हैं कोई भी, लाइक अल्फाबेट्स हो गए, डिजिट्स हो गई, सिंबल्स हो गए, वाइट स्पेस हो गया। वाइट स्पेस तीन चीजों को कहते हैं, स्लैश एन, स्लैश टी, स्पेस। इसमें से स्लैश टी का मीनिंग होता है आउटपुट में टैब स्पेस क्रिएट करना। स्लैश एन का मीनिंग होता है आउटपुट में न्यू लाइन को क्रिएट करना। इसका मतलब है कि अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर ये दोनों आएंगे तो ये एज इट इज आउटपुट में दिखाई नहीं देंगे। इनका जो मीनिंग होता है वो आउटपुट में दिखाई हमें देता है। ठीक है। चलो, अब अगर आगे बढ़े और हमसे ये कहा जाए कि मुझे आउटपुट में बैक स्लैश टी और बैक स्लैश एन को प्रिंट करना है, मैं उनका मीनिंग नहीं चाहता, तो क्या ये पॉसिबल है? कैसे इस काम को किया जाएगा, उसके लिए दो तरीके बताए गए। पहला तरीका है स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स का मतलब होता है शुरुआत में, शुरू वाला जो डबल कोट है उससे जस्ट बिफोर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग का प्रीफिक्स। तो स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में अगर आप आर लेटर लगाते हैं तो ऐसी स्ट्रिंग को एक नाम दिया गया, रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि इसके अंदर जो स्पेशल करेक्टर्स अगर आते हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं माना जाएगा और वो आउटपुट में एज इट इज ही आपको नजर आएंगे। तो अगर आपकी स्ट्रिंग में स्पेशल करेक्टर आते हैं, स्लैश टी, स्लैश एन, तो उनका जो मीनिंग होता है वो आउटपुट में नहीं आएगा, वो एज इट इज ही आउटपुट में आपको दिखाई देंगे। तो अब आप देखें आउटपुट, बैक स्लैश एन से न्यू लाइन आउटपुट में नहीं आई, एज इट इज प्रिंट हो गया। बैक स्लैश टी से टैब स्पेस नहीं आया, एज इट इज प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इनका जो मीनिंग था वो आ रहा है। तो किसी भी स्ट्रिंग का प्रीफिक्स अगर मैं आर लेटर लगाता हूं तो फिर ये हमारी रॉ स्ट्रिंग कहलाती है।
लैपटॉप जो क्लास में लाए हैं वो करके देख सकते हैं साथ साथ। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि हम ये चाहते हैं कि बैक स्लैश एन का मीनिंग तो आए न्यू लाइन आउटपुट में देखे, लेकिन बैक स्लैश टी का मीनिंग हम नहीं चाहते, उसका मीनिंग इग्नोर कराना चाहते हैं, और आउटपुट में हम बैक स्लैश टी को ही देखना चाहते हैं रादर देन टैब स्पेस। कैसे करें? क्योंकि अगर आप आर प्रीफिक्स लगाते हैं तो पूरी स्ट्रिंग के लिए अप्लाई होता है, पूरी स्ट्रिंग में जहां भी स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे वो इग्नोर हो जाएंगे और वो ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स माने जाएंगे और एज इट इज आउटपुट में दिखाई देंगे। और अगर आप आर प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं तो पूरी स्ट्रिंग में जहां भी स्पेशल कैरेक्टर आएगा उसका मीनिंग ही आउटपुट में दिखाई देगा। लेकिन इस बार जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो इन दोनों के बीच का है। मुझे पूरी स्ट्रिंग में ना तो इग्नोर कराना है और ना ही उनका मीनिंग चाहिए, किसी जगह पर चाहिए किसी जगह पर नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा गया, जिस स्पेशल करेक्टर का मीनिंग इग्नोर करना है उसके जस्ट बिफोर एक एस्केप करेक्टर लगाते हैं। एस्केप करेक्टर कुछ नहीं होता, अकेला बैक स्लैश एस्केप करेक्टर कहलाता है। तो मैंने क्या करा, एक बैक स्लैश और लगा। ये बैक स्लैश क्या कहलाता है, इसका एक नाम होता है एस्केप करेक्टर। ये क्या करता है, जस्ट आफ्टर जो स्पेशल करेक्टर था उसका मीनिंग इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब आउटपुट में स्लैश टी एज इट इज नजर आएगा जबकि स्लैश एन का मीनिंग आएगा न्यू लाइन। और अगर मैं चाहूं कि सर इस वाले स्लैश एन का मीनिंग भी इग्नोर हो जाए आउटपुट से, तो क्या कर दे, इसके पहले भी एस्केप करेक्टर लगा दे। तो सी जावा वाले आज भी यही करते हैं, उनके पास आर लिखने का कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, तो इस तरह से अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में किसी किसी पॉइंट पर स्पेशल करेक्टर को इग्नोर करना है, ना कि हर जगह पर, तो फिर आपको रॉ स्ट्रिंग की जगह पर क्या करना होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना बैक स्लैश यानी कि स्पेस एस्केप करेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब क्या हम प्रिंट से सिर्फ कोई मैसेज ही प्रिंट कर सकते हैं? क्या कोई स्ट्रिंग ही प्रिंट कर सकते हैं? स्ट्रिंग के अलावा क्या हम कोई और वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते? जैसे मान लीजिए मैं अपनी एज प्रिंट करना चाहता हूँ, सैलरी प्रिंट करना चाहता हूँ, वेट प्रिंट करना चाहता हूँ, हाइट प्रिंट करना चाहता हूँ, 10th के मार्क्स प्रिंट करने हैं, आधार नंबर प्रिंट करना है, अकाउंट नंबर प्रिंट करना है, तो ये सब तो स्ट्रिंग नहीं होते। तो क्या इनको हम अपने प्रोग्राम से प्रिंट नहीं कर सकते? इस तरह की कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू क्या अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता? आंसर इज यस, आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ 40, तो सही होगा, या ऐसे लिखें तो सही होगा? दोनों सही होंगे। भाई अगर मुझे कोई नंबर प्रिंट करना है तो मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा तो वो नंबर नहीं माना जाएगा, वो अभी भी क्या है, स्ट्रिंग। याद करो एड्रेस, एड्रेस में तो 16 आ रहा था, सेक्टर 16, बिल्डिंग नंबर 43, तो वहां पर वो नंबर थोड़ी नहीं आता, वहां पर वो ऑर्डिनरी डिजिट है, सिर्फ करेक्टर माना जा रहा है। डबल कोट्स के अंदर, शॉर्ट में डबल कोट्स के अंदर या स्ट्रिंग के जो चारों नोटेशन थे, अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे
तो वो ऑर्डिनरी कैरेक्टर माना जाएगा, वो नंबर वगैरह नहीं माना जाता। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो भी सही है, ऐसे लिखूंगा तो भी सही है। नंबरों को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना डबल कोड के। तो सर जब बिना डबल कोड के आप लिखेंगे तो आउटपुट में तो फर्क ही नहीं पता चल रहा है, सही है गलत है क्या है। तो मैसेज नहीं लिख सकते ऐसे, हमने कहा नहीं मैसेज नहीं लिखा जाएगा, नंबरों के लिए अलाउड है। मैसेज तो आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखना, एरर आ गई। नंबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और डबल कोट स्ट्रिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। डिफरेंस, दो डिफरेंस होंगे। पहला डिफरेंस होगा पाइथन में जब प्रोग्राम रन होता है तो रैम मेमोरी के अंदर हमारे प्रोग्राम में जो जो चीजें होती हैं उनको मेमोरी एलोकेट करी जाती है। जब तक प्रोग्राम चलता है तब तक वो चीजें रैम मेमोरी के अंदर एलोकेट रहती हैं, और जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है, वैसे ही रैम मेमोरी से जो जो चीजें आई थी वो सब हमारी अनलोड हो जाती है, सबको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मेरे प्रोग्राम के अंदर जो जो चीजें होती है उनको रैम के अंदर मेमोरी में जगह मिलती है। कितनी मिलेगी इसका डिसीजन इस बात से होता है कि जो वैल्यू थी वो क्या थी। अगर वो स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग के लिए पाइथन के रूल अलग होते हैं कि स्ट्रिंग को मेमोरी इस तरह से मिलेगी और इतनी मिलेगी। अगर वो नंबर है तो नंबर को मेमोरी मिलने का जो रूल होता है वो अलग होता है। लेकिन इस बात का हमारे आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो मेमोरी वाली चीजें हो गई। अब यूजर तो आउटपुट देखेगा, उसे क्या पता मेमोरी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरा डिफरेंस, जब आप ऐसे लिखते हो तो आप ये ना सोचें कि प्लस का मतलब एडिशन होता है, ये प्लस नहीं है एडिशन वाला, ये सिंपल सिंबल है, एज इट इज प्रिंट होगा। इंटरप्रेटर इसे कैसे पढ़ेगा, 4 0 + 2 ऐसे पढ़ेगा, आउटपुट एज इट इज आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो अब इसका एक मीनिंग होगा प्लस, और इस सिंबल का मीनिंग क्या होगा, अर्थमेटिक एडिशन करना। तो अब क्या होगा, पहले ये दोनों का अर्थमेटिक एडिशन होगा, 42 होगा, आउटपुट में 42 आएगा। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि अगर आप डिजिट को एज स्ट्रिंग लिखेंगे तो उस पर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर आप डिजिट को एज नंबर लिखेंगे तो आप उस पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये जो भी ऑपरेशन होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हो। कुल मिलाकर पाइथन में हम स्ट्रिंग के अलावा नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए मुझे अपने 10th में जो मार्क्स आए थे उनको प्रिंट करना है, मान लीजिए 76.5। हमारे टाइम पे आते नहीं थे इतने, लिख दिए मैंने इतने। हमारे टाइम पे 10th में कितने मार्क्स आते थे, 40 45 आ गए तो आप बहुत बड़े हो गए, है ना। तो उस समय जब हमने 10th किया था, शायद आप में से काफी लोगों ने किया भी होगा, उस समय अगर आप पास भी हो गए तो आपने जंग जीत ली, बहुत बड़ी बात होती थी, पास होना ही बहुत बड़ी बात होती। 10th में अगर आप पास भी हो गए, और अब तो 90 से कम आ गए तो फेल हो गए आप। 90 आए कम रह गए तुम्हारे, क्या हुआ, तैयारी नहीं करी, तबीयत खराब हो गई, क्या हुआ। ऐसे बातें करते हैं आपस में लोग, मतलब 92 93 ये वाले भी सोचते हैं बेचारा हमारा नंबर कहीं आएगा कि नहीं आएगा कहीं हमारा, ये हालत हो गई है। चलो फिलहाल हमने लिख दिया है 76.5। तो थिंग सीखने वाला पॉइंट है कि नंबर फ्रैक्शन के साथ हम लिख सकते हैं, हमें तो ये सीखना है, क्या किसी नंबर को दशमलव लगा के लिखा जा सकता है, आंसर इज यस। तो पाइथन में दोनों तरह के नंबर आप यूज कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए, नंबर बिना फ्रैक्शन के साथ, बिना दशमलव के साथ, और नंबर दशमलव के साथ। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है नेगेटिव नंबर प्रिंट कर दे, हमने कहा नेगेटिव नंबर ही प्रिंट कर सकते, सर पॉजिटिव नहीं कर सकते। हमने कहा बाय डिफॉल्ट नंबर का साइन जब आप नहीं बताते हैं तो पाइथन उसे पॉजिटिव कंसीडर करते हैं।
तो प्लस साइन आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, एरर नहीं आएगी, लेकिन अननेसेसरी आप क्यों ज्यादा की प्रेस कर रहे हैं, जब बाय डिफॉल्ट साइन प्लस मान लिया जाता है, लेकिन लगा देने से एरर नहीं आएगी। आउटपुट में प्लस को हटा दिया जाएगा, क्योंकि आउटपुट देखने वाले को भी ये बात पता होनी चाहिए कि आउटपुट में कोई नंबर जब बिना साइन के आता है तो वो भी हमारा पॉजिटिव नंबर माना जाता है। ठीक है, अपने अकाउंट स्टेटमेंट में आपका जो बैलेंस लिखा होगा उसके साथ कभी प्लस सिंबल नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव बैलेंस आ गया तो माइनस सिंबल जरूर आएगा। तो ये तो रियल लाइफ में सब जानते हैं। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि किसी नंबर के पहले अगर साइन नहीं है तो पूछना जरूरी नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, भाई पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो बताने वाले ने लिखा होगा माइनस साइन पहले ही, पूछने की जरूरत ही नहीं है। सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है, किसी नंबर का साइन अगर आप नहीं बता रहे हैं दैट मीन्स पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो लिखना पड़ेगा और आउटपुट में आएगा भी। ठीक है, चलो, तो अभी अगर हम देखें तो पाइथन में प्रिंट फंक्शन के अंदर हम दो चीजें लिख पाए, स्ट्रिंग और दूसरा नंबर। और भी हमने कहा आगे चलेंगे तो और भी चीजें जुड़ जाएंगे इसके अंदर अभी, है ना, बट अभी हम इन दो से अपना काम चला लेंगे। अब अगर हम नंबर को देखें तो नंबर फिर दो तरह के हो गए, नंबर विदाउट फ्रैक्शन, बिना दशमलव के, ठीक है, और नंबर विद फ्रैक्शन। अब कोई आपसे पूछे कि स्ट्रिंग का रियल लाइफ में कोई एग्जांपल बताइए, तो आप ढेरों एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे अपना नाम, अपने शहर का नाम, ठीक है, अपना एड्रेस, किसी भी चीज का एड्रेस, किसी प्लेस का नाम, ये सब स्ट्रिंग ही तो है ना। कोई आपसे पूछे नंबर का रियल लाइफ एग्जांपल, बताया उसका आपने कि किसी की एज, किसी के मार्क्स, किसी की सैलरी, अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये सब क्या है, ये सब नंबर ही तो है, और क्या है, रियल लाइफ में मौजूद है, हम देख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक नंबर है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो इतना लंबा सेंटेंस बोलने की बजाय एक छोटा वर्ड दे देते हैं, और उसका मतलब यही होगा जो आपने बोला, और उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर। तो अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक नंबर है जिसमें कहीं भी कोई दशमलव नहीं आता है। अब वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो दोनों हो सकता है, लेकिन उसमें दशमलव नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, इंटीजर। ऐसा नंबर जिसमें दशमलव आता है, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो ऐसे नंबर को हम एक वन वर्ड दे देते हैं, और उस वन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पाइथन में स्ट्रिंग प्रिंट हो सकती है, इंटीजर प्रिंट हो सकता है, फ्लोट प्रिंट हो सकता है। ये तो हो गया टेक्निकल स्टेटमेंट। नॉन टेक्निकल स्टेटमेंट क्या होगा इसी का, पाइथन से एक मैसेज प्रिंट हो सकता है और कोई नंबर प्रिंट हो सकता है। बात एक ही है, एक नॉन टेक्निकल वे में आप बता रहे हैं, एक टेक्निकल वे में बता रहे हैं, हमें दोनों को मैप करते हुए चलना है, क्योंकि जो सामने यूजर होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, उससे जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो अपनी भाषा में आपको बातें बताएगा। अब आपको उनका ट्रांसलेशन अपनी टेक्निकल वे में समझना है, कि वो कह रहा है एक मैसेज प्रिंट करना मतलब मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, वो कह रहा है कि मुझे अपने 10th के मार्क्स प्रिंट करने हैं, मतलब वो मार्क्स होंगे, नंबर होगा, नंबर वो दशमलव में भी हो सकता है, मतलब मुझे फ्लोट बनाना है। तो जब आप एक एंड यूजर से बात करते हैं तो ये अपने ब्रेन में ट्रांसलेशन चलते रहना चाहिए कि वो जो कह रहा है उसका टेक्निकल मीनिंग क्या हो। ठीक है, चलिए, अब कोई आपसे बोले कि रियल लाइफ में इंटीजर होता है, रियल लाइफ में फ्लोट होता, हमने कहा अभी तो आपने बताया, रियल लाइफ में इंटीजर कहाँ मिलेगा, बैंक में मैंने खाता खुलवाया, मेरा अकाउंट नंबर है, क्या अकाउंट नंबर में कोई दशमलव आता है, नहीं। आधार आधार नंबर में दशमलव कहीं आएगा, नहीं। तो आधार, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो, बाकी कंट्री का नहीं पता, अगर हम इंडिया की बात करें तो आधार नंबर इंटीजर है, अकाउंट नंबर इंटीजर है, किसी की सैलरी फ्लोट हो सकती है, टैक्स कट के आया, फ्लोट हो सकती है। फिजिक्स पढ़ी थी, फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन ने निकाला था, क्या था वो,
ग्रेविटी। बताओ ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर क्या होती है? 9.8। अब आप बोलो 0.8 रहने दो, पूरी फिजिक्स बदल जाएगी, इसको हम रह नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो कौन सा बैच है आपका सर अभी? पाइथन का बैच है ना? लास्ट क्लास में आए थे? बैठ, तो 9 बजे बुलाया होगा ना फिर आपको मैंने। आज जिसकी फर्स्ट क्लास थी उसको 9 बजे बुलाया था, और जिनकी ऑलरेडी क्लास हो गई थी उनको 9:30 बुलाया। चलो बैठ जाओ फिर। आप तो फिर भी काफी लेट हो गए। चलिए, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में हम लोग चीजों को अपडेट करते हैं। जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग आपके पास एंड ऑफ द डे, सेम डे आपको पहुंच जाती है। जो प्रोग्राम्स बनाऊंगा ये सारे प्रोग्राम्स आपके पास पहुंच जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने लिखा हुआ है अपने थ्योरी नोट्स में, ये सारी बातें आपके पास पहुंच जाती हैं। ठीक है, लेकिन वो सब कैसे पहुंचती है? एक ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे नहीं है। ग्रुप हमारा है, गूगल का प्रोडक्ट है क्लासरूम, वहां पर एक ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप में सब लोग ज्वाइन होते हैं, और फिर उस ग्रुप में सारे कंटेंट को पोस्ट कर दिया जाता है। तो जो लोग ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं है, डेफिनेटली जो आज पहली बार आए हैं वो ज्वाइन अभी नहीं होंगे, है ना? और जो लास्ट क्लास में थे, लास्ट क्लास में ग्रुप बनाया था मैंने, उसमें काफी लोगों ने शायद ज्वाइन कर लिया है। तो अभी नीचे अकाउंट्स में जाएंगे क्लास के बाद, तो जो अकाउंट्स में मधुर सर बैठते हैं, वो बैच को कोऑर्डिनेट करते हैं। आप उनको बताएंगे कि जो पाइथन का भी नया बैच स्टार्ट हुआ है उसके क्लासरूम ग्रुप में ऐड कर दीजिए। वो आपको एक लिंक देंगे, और उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएंगे। उस ग्रुप में आपको सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब फिर भी कोशिश करिए कि आप लोग अपना टाइम पर आइए। तो कल सबको 9:30 आना है। टाइम को लेकर मैं हर क्लास में आपको बताया करूंगा कि आपका अगली क्लास का टाइम क्या है। जनरल आपका जो टाइम रहेगा वो आपका रहेगा 9 to 11 का। अभी मैं 9:30 to 11 चला रहा हूँ, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं। अभी थोड़ा सा चीजें हमारी बढ़ रही हैं, है ना? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें टाइम ज्यादा चाहिए होगा, तो आपका 9 to 11 टाइम स्टैंडर्ड टाइम कर दिया जाएगा। सर इस चीज के लिए आप नीचे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। 11 बजे कभी टाइम नहीं था इस बैच का, कभी टाइम नहीं था। 11 बजे तो मेरा दूसरा बैच होता है ना, तो हमारा जो टाइम है वो लास्ट 11 हो सकता है बैच का। 11 बजे मेरा सेकंड बैच होता है। ठीक है, जिसको टाइम से रिलेटेड जो समस्या है वो अकाउंट्स में मधुर सर से बात करें। पाइथन से रिलेटेड जिसका जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछेगा। फीस से रिलेटेड, सर्टिफिकेट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, जिसमें टेक्निकल पाइथन का इस्तेमाल नहीं होता है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो नीचे मधुर सर आंसर देंगे, और पाइथन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उनका आंसर मैं दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर जो नंबर होते हैं, आपस में बात नहीं, जो नंबर होते हैं उनको हमने दो नाम दे दिया, एक इंटीजर और दूसरा आपका फ्लोट। ठीक है, इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें फ्रैक्शन दशमलव नहीं होता, जैसे आधार नंबर, अकाउंट नंबर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए इस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर आएगा, फ्लोट आएगा? एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, एक आ गया 21, दो चले गए 19। कभी ऐसा नहीं हो सकता क्लास में 20.3 स्टूडेंट है या 20.8 स्टूडेंट है। तो ये जो काउंटिंग ऑफ किसी भी चीज की, चेयर की काउंटिंग कर लो, एसी काउंट कर लो, कुछ भी काउंट, पॉपुलेशन, भारत की आबादी काउंट कर लो, तो ये सब क्या है? इंटीजर आएगा, है ना? कितनी वैक्सीन लग गई, कितने कोविड के रिजल्ट टेस्ट पॉजिटिव आए, ये सब नंबर क्या है? इंटीजर। विराट कोहली ने एक मैच में कुछ रन बनाए, इंटीजर। कभी फ्लोट रन नहीं बना सकता कोई क्रिकेटर, है ना? चलो, अगर आपसे कहा जाए फ्लोटिंग, हमने कहा ग्रेविटी की वैल्यू फ्लोटिंग है, सर्कल का एरिया निकालना पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 फ्लोटिंग है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी में फ्लोटिंग होती है, 48.5 समथिंग होती है हमारी। ठीक है, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट किसी मैच में फ्लोट हो सकता है। नेट रन रेट, किसी टीम का नेट रन रेट, कोई टूर्नामेंट चल रहा है, फ्लोटिंग हो सकता है। ठीक है, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स फ्लोटिंग हो सकते हैं। हमारा टैक्स कितना बना, फ्लोटिंग हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी वैल्यूज हैं जो हमारा फ्लोटिंग हो सकती हैं। ठीक, चलिए। तो
अब हम नंबर की जगह पर टर्म का यूज किया करेंगे इंटीजर या फ्लोट। तो अभी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने इंटीजर बोला है तो वो कैसा नंबर है, और अगर मैंने फ्लोट बोला है तो वो किस तरह का नंबर हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते? अभी आपने जितना भी पढ़ाया है उसमें एक चीज कॉमन है कि एक बार प्रिंट से एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट है। एक साथ एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करने के लिए क्या हम प्रिंट का यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो अगर हम प्रिंट से इन जनरल ये पूछें कि प्रिंट आपसे कितनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं मिनिमम, और कितनी वैल्यू आपसे मैक्सिमम प्रिंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 0 to n। इट मीन्स अगर आप प्रिंट में कोई वैल्यू नहीं भी लिखेंगे तो भी एरर नहीं आती है। और अगर आप n वैल्यूज लिखेंगे, n की वैल्यू 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 1000 हो सकती है, इट मीन्स जितनी चाहें उतनी वैल्यूज आप प्रिंट से प्रिंट करा सकते हैं। तो कितनी वैल्यू प्रिंट होंगी प्रिंट से, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देखिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। चलिए अभी हम एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करना सीखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 10। अब दूसरी वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, चाहे वो दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, इसका फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट जब ये कहता है कि भाई एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी टाइप की भी हो सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं कि सब इंटीजर होंगी या सब स्ट्रिंग होंगी या सारी की सारी फ्लोट होंगी। फाइन। तो अब मैंने पहली वैल्यू लिखी, अब मैं दूसरी वैल्यू लिखूंगा। तो दूसरी वैल्यू मेरे मन में 20 चल रही है। तो किसको पता ये दूसरी वैल्यू है? हमें तो ऐसा लग रहा है एक ही वैल्यू 1020 लिखा हुआ है। तो आप हमारे मन में है, हमारे ब्रेन में है कि इसमें दो वैल्यूज हैं। तो जो आपके मन में आएगा उसको लिखना पड़ता है। जिस चीज का आउटपुट हम लाना चाहते हैं उसका हमें कोड बनाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। जो सिंटैक्स हमें दिए गए हैं पाइथन में उनका यूज करते हुए इस काम को करना है। तो सिंटैक्स में जब हम प्रिंट में एक से ज्यादा वैल्यू लिखेंगे तो कॉमा का यूज किया जाता है। इसमें हमारी नहीं चलेगी सर कॉमा क्यों लगा रहे हो, स्पेस नहीं लगा सकते क्या, या कुछ और नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगेगा। पार्ट ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स में ऐसा लिखा है। ठीक है। अब जितनी वैल्यू लिखेंगे कॉमा लगाते हुए लिखेंगे। तीसरी वैल्यू लिखनी है, मान लो 2.5। सर एक स्ट्रिंग भी कर दो, निकल लो एक स्ट्रिंग कर दो। तो अब ये प्रिंट क्या करेगा? एक साथ चार वैल्यू को प्रिंट करेगा। प्रोग्राम में लिखने के लिए कॉमा का यूज किया गया। अब आउटपुट की बात आती है कि अगर मैं आउटपुट की बात करूंगा तो आउटपुट में कैसे मुझे चारों वैल्यू दिखाई देंगी। तो हमने कहा सबसे पहले 10 तो लिख ही लो, ये तो आएगा ही। अब 20 भी आएगा। तो 20 कहाँ आएगा? मान लीजिए एक प्रिंट से जितनी वैल्यू प्रिंट होती हैं वो सब एक लाइन में ही प्रिंट होती है, अलग अलग लाइन पर प्रिंट नहीं होती। तो एक ही लाइन में अगर प्रिंट होती हैं तो ऐसे प्रिंट होंगी 10, 20, 2.5 और हाई। तो ऐसे तो कुछ समझ में यूजर को आएगा ही नहीं। कैसे पता चलेगा इसमें कौन इंटीजर है कौन फ्लोट है, कहाँ कौन शुरू हो रहा है कौन कहाँ खत्म हो रहा है? तो प्रिंट क्या करता है? आउटपुट में एक सेपरेटर का यूज करता है सो डैट ये वैल्यू अलग अलग समझ में आ जाए आसानी से। आउटपुट में जो सेपरेटर आता है वो कॉमा नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट आउटपुट वैल्यूज का जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है। तो हर वैल्यू आउटपुट में स्पेस से सेपरेट होकर नजर आती है। ये बात कहना गलत है कि कॉमा स्पेस बन गया। कॉमा स्पेस नहीं बन गया। कॉमा तो सिंटैक्स का पार्ट है, और आउटपुट सेपरेटर हम स्पेस का यूज करते हैं। हम इसको बदल सकते हैं। आप चाहें कि मैं इसको कॉमा बनाऊंगा तो बना सकते। आप आउटपुट वैल्यूज का सेपरेटर बदल सकते हैं, बट प्रोग्राम में जो ये सेपरेटर है मल्टीपल वैल्यू लिखने का, ये आप नहीं बदल। तो अभी इसका जो आउटपुट आएगा वो हर वैल्यू स्पेस से सेपरेट होकर सेम लाइन पर
तो प्रिंट से जब मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करते हैं तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, लिखने के लिए सिंटैक्स क्या है, कॉमा। कॉमा से सेपरेट करते हुए हम वैल्यू को लिखेंगे, और आउटपुट में जब ये वैल्यूज नजर आएंगी तो स्पेस से सेपरेट होते हुए नजर आएंगी। प्रोग्रामर को कंट्रोलिंग दी गई है आउटपुट के सेपरेटर को मैनेज करने की। प्रोग्राम में जो कॉमा है इसमें आपकी नहीं चलेगी कुछ, ये यही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं सर आउटपुट में जो सेपरेटर है वो स्पेस ना आकर मान लीजिए हमारा डॉलर सिंबल आ जाए, तो आप कैसे करेंगे इस काम के लिए? अलग प्रोग्राम बना के कर देते हैं। तो अगर अपनी वैल्यूज का आउटपुट सेपरेटर बदलेंगे तो लास्ट में लिखेंगे कॉमा लगाकर सेपरेटर इज इक्वल टू एज ए स्ट्रिंग। जो भी सेपरेटर आप यूज करना चाहते हैं एज ए स्ट्रिंग आप बताएंगे, कॉमा। तो आउटपुट में इन वैल्यू के बीच में अब सेपरेटर क्या आएगा? मैं चाहता हूं सर कॉमा ना कर डॉलर आए, अब डॉलर आए। मैं चाहता हूं डॉलर ना के एट आए, एट आ जाए। मैं चाहता हूं सेपरेटर स्ट्रिंग है, इंडिया लिख दो, स्ट्रिंग तो इंडिया भी हमने कहा, बट आउटपुट की रीडेबिलिटी भी एक बार देखनी है कि इससे समझ में आएगा कुछ। तो सेपरेटर जनरली हमें वो रखना चाहिए जिससे हमें आसानी से ये समझ में आ जाए कि अलग अलग वैल्यूज हैं ये। अब इससे तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है कि वैल्यू कहाँ शुरू हो रही है कहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से तो या तो आदमी स्पेस रखना पसंद करेगा, भाई स्पेस रखना पसंद करेगा क्योंकि स्पेस से आउटपुट आसानी से समझ में आ रहा है, या फिर क्या रखना पसंद करेगा, कॉमा रखना पसंद करेगा। ठीक है, सिंटैक्टिकली सेपरेटर आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में आप लिखेंगे, जो लिखेंगे वो हर वैल्यू के बीच का सेपरेटर होगा। तो अगर आप स्पेस रखना चाहते हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या होगा, फिर स्पेस ही होगा। क्या थी? स्पेस कहाँ चाहिए? अभी जैसा आउटपुट में चाहिए तो सेपरेटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो सिंटैक्स का पार्ट है, वो तो लगाना ही है हमेशा। प्रिंट फंक्शन ही नहीं, अभी मैं आपको और भी फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो उनमें जब मल्टीपल वैल्यू लिखी जाती हैं तो उनका सिंटैक्स भी क्या है, कॉमा से लिखी जाती है। अब बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? सेपरेटर इक्वल टू कॉमा सेपरेटर, इसको कॉमा ही कर दें, तो हर वैल्यू इस बार कॉमा से सेपरेट होकर आपकी आ जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं दो सेपरेटर लगा दूं तो, एक और लगा दिया, तो अब बताइए इन वैल्यूज के बीच में कौन सा सेपरेटर यूज होगा, कॉमा वाला या स्पेस वाला? तो एरर आ जाएगी। रूल है कि प्रिंट में एक ही बार सेपरेटर का यूज किया जा सकता है, एक से ज्यादा बार अगर आप करेंगे तो एरर आ जाएगी। देखो, तो सेपरेटर को आप प्रिंट में एक ही बार यूज कर सकते हैं। फिर से समझते हैं क्या करता है सेपरेटर। प्रिंट में जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं उनको आउटपुट में सेपरेट करने वाला काम करता है। ठीक है, अगर मैं ना बताऊं तो स्पेस के साथ आउटपुट में वैल्यू सेपरेट होती हैं, और अगर मैं स्पेस के साथ कुछ और यूज करना चाहूँ तो स्पेस के अलावा कुछ और यूज करना चाहूँ तो फिर आपको सेपरेटर लिखकर बताना पड़ता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं आउटपुट में सेपरेटर। अगर हम
सेपरेटर में आप स्ट्रिंग के अंदर /n लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर वैल्यू किस पे सेपरेट होगी, अब न्यू लाइन पर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक और लगा दिया, दो दो लाइन पर सेपरेट हो। /t भी लगा सकते, हमने कहा टैब स्पेस से सेपरेट होकर आ गई। तो सेपरेटर की वैल्यू /t हो सकती है, /n हो सकती है, कॉमा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख दीजिए, जो लिखेंगे वो हो जाएगी। पर ज्यादा बार हम देखें तो ये 4-5 ही हम लगाते हैं, /t लगाते हैं, /n लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, स्पेस लगाते हैं, बस ये 4 ही ज्यादा बार हम यूज करते हैं। इन्हीं से हमारा सारा काम हो जाता है। तो सेपरेटर को यूज करने का पहला रूल मैंने बताया था कि हमारा जो सेपरेटर है ये एक ही बार लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। एक और रूल है, सेकंड रूल क्या है उसको देखो। सेपरेटर का सेकंड रूल है कि सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू आप नहीं लिख सकते जो आप प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा मैं 30 भी प्रिंट करूंगा, तो ऐसा सोचना गलत है कि 10 टैब स्पेस 20 टैब स्पेस 2.5 फिर टैब स्पेस हाई फिर टैब स्पेस 30 आएगा, नहीं। सारी वैल्यू जो आप प्रिंट करना चाहते हैं वो सेपरेटर से पहले लिखी जाएंगी। एरर आ गई हमारी। सेपरेटर को यूज करने के दो रूल। पहला रूल क्या था, सेपरेटर एक ही बार लिखा जा सकता है। दूसरा रूल क्या था, सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखनी है, जो भी वैल्यू प्रिंट होनी है वो सेपरेटर से पहले लिखी जाएगी। सेपरेटर का एक तीसरा रूल भी होता है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं सेपरेटर इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट ऐसे आएगा, 10 5 फिर 20 फिर 5 फिर 2.5 फिर 5 फिर हाई, ऐसे, क्योंकि हर बार अब सेपरेटर कौन है, 5। तीसरा रूल, सेपरेटर स्ट्रिंग ही होना चाहिए, इंटीजर या फ्लोट नहीं होना चाहिए। सेपरेटर स्ट्रिंग ही होना चाहिए। एरर, एरर भी लिख कर आई है, सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। सेपरेटर इंटीजर नहीं हो सकता, स्ट्रिंग हो सकता है या नन हो सकता है। अब स्ट्रिंग हो सकता है, ये तो सर हम देख भी रहे हैं, समझ में आ भी रहा है। ये नई चीज आ गई, नन, NONE। ये क्या है, तो नन को लिखने का एक रूल है कि एन कैपिटल आएगा। तो अगर मैं सेपरेटर की वैल्यू स्ट्रिंग की जगह पर नन करता हूं, तो इसका मतलब वो डिफॉल्ट कंसीडर करेगा। और डिफॉल्ट क्या वैल्यू होती है सेपरेटर की, स्पेस। तो अगर आप स्पेस के साथ एग्री करते हैं तो बेटर है कि आप सेपरेटर बताइए मत, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो स्पेस होता ही है। तो आप सेपरेटर अगर लिख रहे हैं डेट मीन्स आप स्पेस साइज नहीं चाहते होंगे आउटपुट में, इसलिए आप लिख रहे होंगे। ठीक है, तो नन लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये तो वैसे ही आ रहा था। तो हमें बस ये सीखना था कि सेपरेटर को हम क्या क्या लिख सकते हैं। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं तो ये एरर है या गलत या सही है, चलेगा या नहीं चलेगा।
सिंटैक्टिकली अब सेपरेटर एक स्प्रिंग है, सही चलेगा। आउटपुट की रीडेबिलिटी पूरी तरह खराब हो चुकी है। आउटपुट देखने वाले को समझ नहीं आएगा क्या लिख रहा जा रहा है। पढ़ लो क्या लिखा है। तो इस तरह के सेपरेटर से हमें बचना चाहिए जिससे आउटपुट की रीडेबिलिटी पुअर हो जाए। तो सर घूम फिर कर वो 4-5 ही आएंगे फिर हमारे, कॉमा स्पेस स्लैश की स्लैश है, यही 4 ऐसे हैं जिनसे आउटपुट अच्छे से रीडेबल हमारा रहता है। चलिए, तो सेपरेटर के बारे में फिर से अगर रिकॉल करें तो सेपरेटर का पर्पज होता है कि प्रिंट के अंदर अगर हमने मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करना है तो आउटपुट में वो किससे सेपरेट होकर दिखाई देंगी, तो वो सेपरेटर से डिसाइड होता है। अगर हम नहीं बताते हैं तो सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस होती है, और अगर हम बताना चाहते हैं तो सेपरेटर लगाकर हम एज ए स्ट्रिंग अपना सेपरेटर बता सकते हैं। 3 रूल। पहला रूल, सेपरेटर को एक ही बार लिखा जा सकता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जा सकता। दूसरा रूल, सेपरेटर के बाद कोई और वैल्यू नहीं लिखनी है जिसको आप प्रिंट करना चाह रहे थे। तीसरा रूल, सेपरेटर की वैल्यू स्ट्रिंग होनी चाहिए, इंटीजर या फ्लोट हमारा नहीं होनी। चलिए, अब क्या होगा अगर आपसे अब ये पूछा जाए बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, इतना लिखने से तो 10 ही आएगा, मैंने सेपरेटर लगा दिया। अब बताओ इसका आउटपुट में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये है कि सेपरेटर कब चलता है, जब दो वैल्यू होते हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर तो वैल्यू एक ही है, इसलिए सेपरेटर का होना या ना होना कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा आउटपुट। ठीक है, सिर्फ 10 है। सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते थे। आप बोलोगे सर कब जानते थे, आपने तो बताया ही नहीं। मैंने कहा दोबारा देखो। अब आप बोलोगे 10 और 20 के बीच में डॉलर आएगा, आएगा। 20 और 30 के बीच में डॉलर आएगा, आएगा। क्या आपने मुझे बताया कि 30 के बाद भी डॉलर आएगा कि नहीं आएगा? आपने नहीं बताया था और आता भी नहीं था। तो ये तो साइंस हो गया कि आखिरी वैल्यू के बाद सेपरेटर चलता ही नहीं है, या दो वैल्यू के बीच में सेपरेटर चलता है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं ऐसे आउटपुट प्रिंट कराऊंगा तो आप कभी नहीं कहोगे 30 के बाद डॉलर आएगा, तो क्या आप सही हो? अब इस बात को दो तरह से हम समझ सकते हैं। पहला, आखिरी वैल्यू के बाद सेपरेटर चलता ही नहीं है। दूसरा, सेपरेटर दो वैल्यू के बीच में चलता है। अब 30 के बाद दूसरी वैल्यू कोई है ही नहीं, चलेगा कैसे है? दोनों का मतलब एक ही है। तो जब मैं ऐसे लिखकर आपसे पूछूंगा तो इसका मतलब भी तो यही हो गया कि आखिरी वैल्यू के बाद सेपरेटर नहीं चलता, पहली वैल्यू यही आखिरी है। या दो वैल्यू के बीच में सेपरेटर आता, दूसरी वैल्यू ही नहीं है, तो सेपरेटर का मतलब ही नहीं है। ठीक है? चलिए, तो अब सर एक और, आपने ये भी कहा था कि अगर हम प्रिंट से कुछ भी प्रिंट ना करें, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। ये तो क्लियर है, सेपरेटर तो नहीं दिखेगा। तो प्रिंट से क्या वैल्यू प्रिंट करा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, एक एम्प्टी स्पेस सा नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सिर्फ प्रिंट लगा दिया तो उससे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, सेपरेटर आप चाहे लगाएं या ना लगाएं। तो अब ये बात समझ में आ गई, प्रिंट का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रिंट का कॉन्सेप्ट है कि आपको आउटपुट में अगर कोई वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप प्रिंट से करा सकते हैं। वो वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है, वो वैल्यू इंटीजर हो सकती है, वो वैल्यू फ्लोट हो सकती है। कितनी वैल्यूज प्रिंट कर सकता है प्रिंट? 0 to n वैल्यूज को प्रिंट कर सकता है। एक से ज्यादा वैल्यू लिखने का सिंटैक्स होगा प्रिंट में कॉमा, वो बदला नहीं जा सकता, वो रूल है। आउटपुट में जब वो वैल्यूज आएंगी तो उनका सेपरेटर मैं कंट्रोल कर सकता। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या चलेगा मेरा,
फिर सेपरेटर के 3 रूल। अभी तो मैं बस आपको प्रिंट पढ़ा रहा हूँ, 2.5 महीने में इस तरह के मैंने हजारों स्टेटमेंट पढ़ा दिए होंगे। आप हर स्टेटमेंट के इतने रूल पढ़ना होगा घर जाके भी। तो क्लास में पढ़ने से हम याद रख पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं होगा। ठीक है, तो घर जाके इन बातों को पढ़ना होगा और अपने हाथ से लिखना होगा। कानों के सुनने से ब्रेन में जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो सबसे कम रहती है, अपनी हाथों से लिखे हुए की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है। और अपने हाथों से लैपटॉप पे करके देख लो तो और बढ़ जाती है ड्यूरेबिलिटी ब्रेन के अंदर। आपने सिर्फ कागज पे लिख ली सारी बातें, बट कंप्यूटर पे अपने हाथ से, लैपटॉप पे अपने हाथ से करके नहीं देखी सारी बातें। तो ये 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद जो लिखा हुआ ब्रेन में था वो भी चला जाएगा। और कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे करके देख लोगे तो लंबा चलेगा ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगर आपने अपने हाथ से लिखा ही नहीं, सर आप जो समझा रहे हो सब बढ़िया समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ रहा है, गारंटी है 2 दिन भूल जाओगे, क्योंकि ब्रेन ही तो है। अब यहाँ से जाने के बाद 22 घंटे इतनी बातें होंगी, वो सब नहीं आएंगे दिमाग के अंदर। तो जो अभी पढ़ा वो सब नीचे चला गया ब्रेन के अंदर। और फिर अगले सैटरडे को आओगे तो बीच में 5 दिन गैप हो गया, सब खत्म हो चुका होगा क्या पढ़ाया था हमने सैटरडे संडे में। लेकिन अभी बिल्कुल गारंटी है, सबको लग रहा होगा बढ़िया, सब समझ में आ रहा है, सब आसान है। 3 दिन बाद सेपरेटर भूल जाओगे कि सर ने 3 रूल क्या बताया, जब पूछ लूंगा बताओ 3 रूल क्या है सेपरेटर के, तो एक भी दिमाग में नहीं आएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन जिसने ही बनाया ऐसा ही बनाया और सही बनाया। वरना तो इंसान को इतने दुख भी होते हैं कि अगर वो सब कुछ याद रख ले तो बेचारा लाइफ ही नहीं जी पाएगा अपनी, तो गम में ही बैठा रहेगा पूरा, क्योंकि दिमाग भूलता है। तभी कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी, समय के साथ चीजें सही हो जाती हैं, समय के साथ सही हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन भूलता है इसीलिए। तो ये जो कहते हैं ना समय के साथ आदमी सही हो जाएगा, वो इसी बेस पर कहा गया क्योंकि दिमाग भूलता है। तो इसी चीज को पढ़ाई में भी लगाओ कि दिमाग भूलता है ना। चलो, फिलहाल हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। अब जिन लोगों को ग्रुप में ऐड होना है और उनको मैं बता देता हूँ कैसे वो इसको यूज करेंगे।